नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हमारी बेहद खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। इस पूरे हफ्ते हम मना रहे हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक और हेल्दी पॉकेट वेल्दी पोर्टफोलियो। हमारी इस बेहद खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं तमाम तरह के निवेश विकल्पों की और आपके पोर्टफोलियो के लिए न्यूट्रिशन किस तरह से ज़रूरी है, किस तरह का न्यूट्रिशन ज़रूरी है, यानी किस तरह के निवेश विकल्प ज़रूरी है और उन निवेश विकल्पों को कैसे समझा जाए, आपके लिए कौन सा सही है, कौन सा आपको आपके पोर्टफोलियो को सेहतमंद बना सकता है और किस तरह का न्यूट्रिशन या पोषण आपकी सेहत के लिए ख़राब है। इस पूरे हफ्ते हम इसी पर बातचीत कर रहे हैं और हमने जो पहले शोज़ किए हैं उसमें हमने आपको एक थाली दिखाई जहाँ पर हमने आपको बताया कि न्यूट्रिशन की जो डोज होती है वो कैसे आपको अलग अलग डिशेस के ज़रिए मिलती है। उसके बाद हमने बात की इंश्योरेंस की और आज हम बात करने वाले हैं इक्विटी की। कुछ ग्राफिक्स भी आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश करेंगे जिसके ज़रिए आपको बताएंगे कि इक्विटी अगर एक न्यूट्रिशन के तौर पर देखा जाए तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स अब तक शो पे बता चुके हैं कि वो प्रोटीन की तरह आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये आपके वैसे तो हर तरह का न्यूट्रिशन ज़रूरी होता है, हर तरह का फूड ग्रुप ज़रूरी होता है, लेकिन इक्विटी को जो है प्रोटीन की तरह देखा जा रहा है। और किस तरह से इक्विटी को लेकर निवेश की रणनीति आपको बनानी चाहिए। अच्छा, जब भी हम इक्विटी की बात करते हैं, जब भी हम शेयर बाज़ार की बात करते हैं तो इससे जुड़ने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। क्लियरली अगर आप चाहें तो स्टॉक मार्केट के ज़रिए जुड़ सकते हैं, अगर ऐसा नहीं तो फिर आप म्यूचुअल फंड के ज़रिए जुड़ सकते हैं। किस किस तरह के मार्केट कैप्स आपके लिए सही है, क्योंकि इक्विटी बाज़ार में बहुत ज़रूरी है कि आप एक तो एक्सपोजर लें, ख़ासतौर से अगर आप महंगाई को मात देने वाला कोई रिटर्न चाहते हैं। और ऐसे में एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इक्विटी को कितनी मात्रा में आपको रखना चाहिए। अगर हम इसको पोर्शन कंट्रोल के तौर पर देखना चाहें तो किस तरह के निवेशक को किस तरह की जोखिम के अनुसार इक्विटी को जगह देनी चाहिए, इस पूरे मसले पर आज हम ये अगले आधे घंटे जो है वो बात करने वाले हैं। और बेसिकली इक्विटी निवेश को लेकर एक क्लासरूम है जिसकी आज हम शुरुआत कर रहे हैं इस शो में। और ख़ास मेहमान भी हमारे साथ हैं अर्नब पंड्या, फाउंडर मनी एडू स्कूल, और चिंतन हरिया, हेड प्रोडक्ट एंड स्ट्रैटेजी ICICI प्रू AMC। और बहुत बहुत स्वागत है अर्नब जी आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो न्यूट्रिशन वीक के चलते जब भी इक्विटी का जिक्र हुआ है, हमारे सभी एक्सपर्ट्स ने इसको प्रोटीन का दर्जा दिया है न्यूट्रिशन के तौर पर। क्या आप भी इसको प्रोटीन की तरह देखते हैं, और अगर प्रोटीन की तरह देखते हैं तो क्यों? जी, अगर आप देखें तो जो इक्विटी पोर्शन है आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का, वो आपको एक प्रकार का बूस्ट देता है, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसे जो इन्फ्लेशन है, उससे अच्छा परफॉर्म करना है, उससे हराना है। तो अगर ये आपका मकसद है, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देखिए हम छोटे-छोटे टाइम पीरियड्स की बात नहीं करते, जहाँ पर कोई भी एसेट क्लास में थोड़ा बढ़ाव या राइज आ सकता है। लेकिन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंटली जिसे हम बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो तो उनको जब वो निवेश कर रहे हैं, जब वो अपना प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनको पूरे अपने लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। तो इसीलिए जब इस लॉन्ग टर्म के बारे में हम सोचते हैं, तब इक्विटी एक ऐसा माध्यम रहता है या एक ऑप्शन रहता है जो आपको कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्लेशन को हरा सके। और इसीलिए ये सही मात्रा में, सही तरीके से अगर पोर्टफोलियो में ऐड किया जाए, तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को एक बूस्ट देता है और इसीलिए इसे आप प्रोटीन के रूप में भी देख सकते हैं, जो आपके लिए योग्य रहेगा। बिल्कुल, चलिए ओवरऑल बूस्ट देने के लिए बहुत ज़रूरी है और ये बूस्ट लेकिन हर किसी को हज़म भी नहीं होता है, क्योंकि प्रोटीन है तय मात्रा में आपको लेना चाहिए। वैसे तो हर तरह का फूड ग्रुप, कार्ब्स की बात करें, मिठाइयों की बात करें, सैलेड की बात करें, सभी कुछ आपको नियमित तरीके से लेना चाहिए और संतुलित तरीके से लेना चाहिए। और कितना इक्विटी आपके लिए सही है, इसका निर्णय आप कैसे करेंगे? मेरे साथ, मेरे ख्याल से मुझे स्क्रीन पर चिंतन हरिया भी दिखाई दे रहे हैं, जुड़ गए हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और न्यूट्रिशन वीक हम बना रहे हैं चिंतन, जहां पर इक्विटी पर बातचीत होने वाली है। यहां पर अर्नब जी ने बताया कि प्रोटीन कैसे हो सकता है आपके पोर्टफोलियो के लिए इक्विटी, लेकिन प्रोटीन का इनटेक भी एक तय मात्रा में होना चाहिए। चिंतन, हम सब आजकल डाइट करते हैं, सब काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए हैं, तो अपने फूड ग्रुप्स में किस मात्रा में क्या होना चाहिए पता है हमको न्यूट्रिशन, लेकिन जब इक्विटी की बात आती है तो इसकी तय मात्रा अपने पोर्टफोलियो के लिए आप कैसे डिसाइड करें, बताएं। तो
नॉर्मली अगर हम भारतीयों की जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी की बात करें, तो आज क्योंकि मार्केट 4 साल से अच्छा चल रहा है, तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ गई है। पर हम आमतौर पर कहते हैं कि एक 60 से 70% इक्विटी और 30% बाकी कमोडिटीज, डेट अगर आपके पोर्टफोलियो में हो, तो एक अच्छा संतुलन बना रहता है, अगर आपके पास जो पैसा है वो 5 साल से ज़्यादा का है। तो पहली बात ये होती है कि 5 साल से ज़्यादा अवधि का पैसा, दूसरा इक्विटी में 60 से 70% आप इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं, और बाकी के जो 30% है, वो आप ज़रूर कमोडिटीज, गोल्ड, डेट इन्वेस्टमेंट्स, रीट इन्वेस्ट में निवेश कर सकते हैं। बट हर इंसान के लिए थोड़ा अलग रहता है, तो एडवाइजर का जो होना ज़रूरी है। तो पहले तो अच्छा एक एडवाइजर रखें, और दूसरा, अगर एडवाइजर नहीं भी हो तो एक अच्छा हेल्दी बैलेंस बना के रखिए। जैसे कि आपने कहा कि हर चीज़ की ज़रूरत होती है। विद इन इक्विटी भी आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो में हर चीज़ का मिश्रण होना ज़रूरी होता है, वैल्यू, बैलेंस एडवांटेज फंड वगैरह। बट जनरली 60 टू 70% इक्विटी एंड 30% डेट, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं कि ये जो प्रोटीन है आपके पोर्टफोलियो का, ये आपको कैसे कैसे मिलता है। तो अर्नव जी, इक्विटी में निवेश करना हो तो क्या क्या जरिए हैं जो आप अपना सकते हैं? देखिए, इक्विटी में अगर आपको निवेश करना है तो दो सिंपल मेन रूट्स होते हैं। एक है कि या तो आप अपने आप डायरेक्टली इक्विटी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, और यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि आप अपने खुद के डीमैट अकाउंट में आप शेयर लेंगे, इक्विटी का उसमें शामिल करेंगे। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आपके पास टाइम ना हो, अगर आपके पास एक्सपर्टीज ना हो, तो आप एक फंड मैनेजर को पैसा दे दें, और वो आपके लिए ये पूरा पैसा मैनेज करेंगे। तो जब आप फंड मैनेजर के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर आपके पास अलग-अलग प्रकार के ऑप्शंस आ जाते हैं। यानी कि आप एक म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा रकम है और आपको म्यूचुअल फंड से के आगे भी देखना है, तो फिर आप एक पीएमएस देख सकते हैं। उसके अलावा दूसरे अल्टरनेट फंड्स होते हैं, वहां पर भी आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आपको समझना है कि किस प्रकार से आपको आगे इक्विटी में अपना जो भी एक्सपोज़र है वो लेना है, तो या तो आप डायरेक्टली लें या आप एक फंड मैनेजर को दे दें। एक सिंपल चीज़ है, और ये डिसीजन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तय करता है कि आप इस इक्विटी का एक्सपोज़र लेने के बाद कितनी चिंता करोगे, किस प्रकार से आपका बिहेवियर होगा। तो अगर आपको एक ये पूरा जो एरिया है, उसमें समझ कम है, समय कम है आपके पास, आप जिस प्रकार का रिसर्च करना चाहिए वो नहीं कर सकते, तो फंड मैनेजर और म्यूचुअल फंड्स फॉर अ नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर, ये एक सही ज़रिया है। और इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि अगर कोई छोटा निवेशक अपना जो इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करता है, तो उनको पहले म्यूचुअल फंड से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में देखिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वो आपको इतने सारे ऑप्शंस देती है, तो वो शामिल करने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर हम दर्शकों को बताएंगे भी कि किस तरह के म्यूचुअल फंड्स किस तरह के निवेशकों के लिए सही है। लेकिन चिंतन, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि महंगाई से ज़्यादा रिटर्न कमा कर देने की जो क्षमता होती है ना इक्विटी की, उसके बारे में आप दर्शकों को समझाएं, क्योंकि ये एक ऐसी एसेट क्लास है जहाँ पर देखिए, रिस्क तो हर तरह के निवेश से कुछ ना कुछ जुड़ा ही होता है, ठीक है। उस निवेश, उस जोखिम को समझकर ही आपको एसेट क्लास का चुनाव करना चाहिए। लेकिन क्लियरली अगर इक्विटी में लोगों को जोखिम लगता है, तो जोखिम भी तय मात्रा में है। जिस तरह से लोगों को रिटर्न की बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती है, उस रिटर्न के पीछे थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व होता है, दूसरे एसेट क्लासेस के जैसे ही। लेकिन जो रिटर्न आप कमाते हैं वो महंगाई से कहीं ज़्यादा हो सकता है, और अगर आप लंबे समय तक रहते हैं तो आपको कंपाउंडिंग का एक बहुत खूबसूरत फ़ायदा मिलता है आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो प्रॉफिट में, गेन में, मुनाफे में। चिंतन, ज़रा इसी बात को आप आसान भाषा में समझाइएगा प्लीज़। तो मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन एसेंशियली होता क्या है कि जो हम सर्विसेज और गुड्स खरीदते हैं, जो भी हम रोजमर्रा की जिंदगी के जो हमें गुड्स चाहिए या फिर सर्विसेज लेते हैं, वो महंगी हो जाती है। उसे मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन कहा जाता है। अब ये गुड्स और सर्विसेज हमें कौन सप्लाई करते हैं? ये जो कंपनियां हैं, ये हमें गुड्स और सर्विसेज देती है। तो जो कंपनी गुड्स और सर्विसेज आज बना रही है या फिर सप्लाई कर रही है, उन कंपनियों का अगर
जो सर्विस का जो कॉस्ट है या फिर जो गुड्स का सेलिंग प्राइस है वो बढ़ रहा है, यानी कि इन्फ्लेशन, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उनके जो बिक्री है, सेल्स, वो भी बढ़ रहे हैं और उसके साथ-साथ उनका मुनाफा भी बढ़ता है। तो अगर हम इतिहास देखें तो जहाँ पर भी इन्फ्लेशन ज़्यादा है, वहाँ पर प्राइसेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा होने के कारण जो कॉर्पोरेट्स है, जो लिस्टेड कंपनियाँ हैं, उनका जो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी है, दोनों, जो उनका मुनाफा, बिक्री और मुनाफा है, वो दोनों ज़्यादा होने के कारण इन्फ्लेशन के जो दौर होता है उसमें हायर प्रॉफिटेबिलिटी के कारण इनकी जो कीमतें हैं या फिर जो इनके बाजार में उनकी मूल्य है, वो बढ़ जाती है। जो वैल्यूएशन इन कंपनियों का है, वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इक्विटी में निवेश करना यानी कि इन्फ्लेशन को बीट करने का एक अच्छा मौका मिल सकता है, क्योंकि इक्विटी एक ऐसा ज़रिया है जहाँ पर इन्फ्लेशन होता है और गुड्स और सर्विसेज के भाव जब बढ़ते हैं, तो उसका फ़ायदा सीधे तौर पर कॉर्पोरेट्स को होता है और वो कॉर्पोरेट्स का फ़ायदा उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी हो जाता है। तो आपने निवेश किया है तो उसमें आपको जुड़ने का मौका मिल जाता है। जो दूसरे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जैसे कि सोना फॉर एग्ज़ाम्पल या फिर इवन फिक्स्ड इनकम, वहाँ पर वो बेनिफिट आपको नहीं देखने को मिलता और इसीलिए लंबी अवधि में अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, तो ऐसा कहा जाता है इक्विटी में जुड़े रहना चाहिए। इक्विटी में अच्छे तरह से सही तरीके से जुड़े रहना ज़रूरी है और इसीलिए आप जो फंड मैनेजर है या जो प्रोफेशनल मैनेजर है, उसके साथ जुड़े रहिए क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट वगैरह भी वो अच्छे से कर पाएँगे। तो नो डाउट पिछले 100 साल का इतिहास अगर हम देखें और रिसेंटली भी अगर मैं कहूँ, तो अर्जेंटीना जैसा शहर जहाँ पर एक हाइपर इन्फ्लेशन की बात कंट्री ने हाइपर इन्फ्लेशन देखा, उनकी करेंसी काफ़ी डेप्रिशिएट हुई। हाइपर इन्फ्लेशन और करेंसी डेप्रिसिएशन के बावजूद अगर वहाँ की इक्विटी मार्केट्स का परफॉर्मेंस देखें, तो उसने जो परचेसिंग पावर है उनकी जो लोगों का परचेसिंग पावर है, वो जिन्होंने इक्विटी में निवेश किया उनका परचेसिंग पावर बना रहा या फिर उनकी वेल्थ क्रिएट भी हुई और जिन्होंने इक्विटी में निवेश नहीं किया, उनका मुद्रास्फीति ज़्यादातर सेविंग्स को कम करने की राह पर चली गई। तो इक्विटी में निवेश करना ज़रूरी है, पर थोड़ा सोच समझ कर आपको निवेश करना चाहिए और पूरा जो बैलेंस है पोर्टफोलियो का, वो अच्छे बनाए रखना चाहिए। चर्चा को हम उस मोड़ ले जाते हैं जहां पर जो दर्शक इस चर्चा को सुन रहे हैं और शायद शेयर बाज़ार को अभी समझना उन्होंने शुरू ही किया है, अब निवेश करने का मन बना रहे हैं, उनके लिहाज से अगर इक्विटी में उनको निवेश करना है अर्नव जी, तो पहला कदम क्या होगा? क्या ज़रिया आप उनको अपनाने की सलाह देंगे? क्या स्टॉक्स के ज़रिए निवेश की शुरुआत करें या म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए करें और क्यों? देखिए, अगर आप एक नए निवेशक हो जो अभी अपनी पूरी जर्नी शुरू कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि आपको अपने पूरे गोल्स आपके सामने होने चाहिए। उस हिसाब से आपके पास एक एसेट एलोकेशन मिक्स होना चाहिए। और क्योंकि आप ये पहली बार कर रहे हो अपना पूरा निवेश, तो इट्स मोस्ट लाइकली कि आपको जो इक्विटी मार्केट्स है उसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये एक पहली बात हो चुकी। दूसरा ये होता है कि जब आप एक निवेश शुरू करते हैं, तब आपके पास जो रकम होती है वो कम होती है और इट्स मोस्ट लाइकली कि आप धीरे-धीरे रेगुलरली अपना जो निवेश है वो बढ़ाते जाएँगे। तो अब जब आप इस स्थिति को देखते हैं, तो तब ऑब्वियसली एक म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत सही ज़रिया होता है शुरुआत करने के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, 2 चीज़ मेन इसमें रहती है। पहली एक बात कि आपको एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर की वहाँ पर सहायता मिलती है, क्योंकि वो फंड मैनेज करता है, तो ये आपका पूरा पैसा सँभालेंगे। दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार से पूरा भारत में म्यूचुअल फंड का जो एंटायर स्ट्रक्चर है, जिस प्रकार से हमने इसे मैनेज किया है रेगुलेशन के हिसाब से, तो उसमें ये इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देता है कि मेरे पैसे जो जहाँ पर निवेश हो रहे हैं, वो मुझे पता है, मैं देख सकता हूँ, उसका परफॉर्मेंस देख सकता हूँ, उसे मॉनिटर कर सकता हूँ, ये सभी चीज़ें कॉन्फिडेंस देती है। और तीसरी बात ये है कि जब आप डायरेक्ट इक्विटी में निवेश करने जाएँगे, तो आपको बहुत कम होल्डिंग्स मिलेंगे। तो उसमें जो डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट है, जिससे आपके पोर्टफोलियो में रिस्क मैनेजमेंट होता है। देखिए, सभी लोग, क्या होता है कि खास करके इस प्रकार के माहौल में, जब मार्केट्स ऊपर ही जा रहे हैं, सबको रिटर्न्स दिखते हैं। लेकिन जब आप इक्विटी में निवेश करते हो, शायद आपका पोर्टफोलियो का 10% हो या 80% हो, जो इम्पोर्टेंट चीज है इक्विटी में वो है रिस्क मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपको अपना जो प्रोटेक्शन है उस रकम का,
उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और इस हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन एक माध्यम हो जाता है जहां पर एक छोटा निवेशक अपना रिस्क कम कर सकता है, और ये म्यूचुअल फंड देता है। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए 1000 रुपये भी निवेश किए हो, तो म्यूचुअल फंड में आपको वो पोर्टफोलियो के 40-50 जो भी स्टॉक्स हो उसका एक एक्सपोजर मिलता है, जो आप एक छोटी रकम से इंडिविजुअली अपने पोर्टफोलियो में उतना आप डाइवर्सिफाई नहीं कर पाओगे। तो ये सभी बेनिफिट्स को देखते हुए एक रिटेल निवेशक जो पहली बार आ रहा है उनके लिए म्यूचुअल फंड एक सही रास्ता है अपनी जर्नी शुरू करने के लिए। चलिए, तो चिंतन, यहाँ पे शुरुआत तो हमने कर दी है म्यूचुअल फंड से, लेकिन अब किस कैटेगरी से शुरुआत करनी चाहिए? अब हाल ही में जिस तरह का रनअप मिड कैप स्मॉल कैप्स में देखा गया है, लोगों के पोर्टफोलियो में अधिकतर हमें इसी कैटेगरी के फंड्स भी दिखाई दे रहे हैं, और ख़ासतौर से वो भी लोग जिन्होंने अब बस शुरू ही किया है शेयर बाज़ार में पैसे लगाना, उन्होंने भी मिड कैप स्मॉल कैप के फंड्स के ज़रिए निवेश की शुरुआत अब कर ली है। एक तो इस तरह के निवेशक को आप क्या कहेंगे, जोखिम कितना आपका बढ़ जाता है? और जब भी हम शुरुआत की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एक कोर और फाउंडेशन जो है अपने पोर्टफोलियो की वो बहुत मजबूत बनाएं। तो उसमें अक्रॉस मार्केट कैप्स आपके लिए निवेशित रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक प्योर कैटेगरी का, प्योर लार्ज मिड स्मॉल कैप भी ले सकते हैं, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड एक ऐसी निवेश का जरिया है शेयर बाज़ार में जहां पर आपके पास अलग अलग तरह की फंड्स मौजूद हैं, जहां पे फ्लेक्सी कैप्स भी हैं, जहां पे मल्टी कैप्स भी हैं। तो एक तरफ प्योर मार्केट कैप कैटेगरी के फंड्स, एक तरफ इस तरह की कैटेगरी के फंड्स जहां पर आपको एक ही फंड में तीनों का फ़ायदा मिल रहा है। एक नया निवेशक कैसे सिलेक्ट करें? बिल्कुल, अगर हम पिछले 3-4 सालों से देखें तो पोस्ट कोविड डिजिटल माध्यम से निवेशकों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है, और आज 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास डीमैट अकाउंट है, जिसकी संख्या सिर्फ 3 करोड़ थी शायद 6 साल पहले। तो बहुत ही तेज़ी गति से इन्वेस्टर्स की जो संख्या है वो बढ़ रही है, और आमतौर पर हमने देखा है कि जो एक इन्वेस्टर नया आता है, वो पिछले 1 साल या 2 साल के परफॉर्मेंस को देखकर फंड को चूज़ करता है। तो अ, ये चीज़ जो है वो काफ़ी इन्वेस्टर्स के लिए हानिकारक हो सकती है कि जो 1 साल में अच्छा किया उसमें हमने पैसा लगाया। आपने जैसे कि कहा कि स्मॉल कैप, मिड कैप फंड्स का जो परफॉर्मेंस रहा है पिछले 1-2 सालों में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने के कारण लोगों का रुझान उसके तरफ बढ़ रहा है। पर शायद लोग उसका रिस्क नहीं समझ रहे। तो हम जो नए निवेशक हैं उनको उतना ही कहेंगे कि आप जो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत है, वो फ्लेक्सी कैप फंड्स के द्वारा आप कर सकते हो। वहां पर आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों का ही एक्सपोजर फंड मैनेजर अपने हिसाब से सेक्टर सिलेक्शन और स्टॉक सिलेक्शन करके दे पाते हैं। तो डायरेक्टली मिड कैप, स्मॉल कैप की तरफ रुझान ना कर आप फ्लेक्सी कैप से शुरुआत कीजिए। मिड कैप, स्मॉल कैप में रिस्क भी ज्यादा होता है और रिटर्न भी ज्यादा होता है। तो ऐसा नहीं कहूंगा कि मिड कैप, स्मॉल कैप बुरे होते हैं, क्योंकि मिड कैप, स्मॉल कैप ही भारत की जो अर्थव्यवस्था का उसका बड़ा एक नींव है। पर आज के माहौल में जहां पर 4 साल की तेजी के बाद मिड एंड स्मॉल कैप की जो वैल्यूएशन है वो महंगे हो चुके हैं, तो आपके करियर की शुरुआत, इन्वेस्टिंग करियर की शुरुआत आप फ्लेक्सी कैप फंड्स के द्वारा करिए। और फिर जैसे जैसे मार्केट में मौके मिलते हैं, एसआईपी के द्वारा अगर आपको मिड एंड स्मॉल कैप में निवेश करना है वो आप कर सकते हो। पर अगर लमसम करना है तो फ्लेक्सी कैप फंड जो कि आपने सुझाव दिया, फ्लेक्सी कैप फंड, वैल्यू फंड या फिर ब्लू चिप फंड्स, उसके द्वारा आप लमसम की शुरुआत कर सकते हैं। उतना जरूर ध्यान में रखिए, और मैं दोहरा रहा हूँ कि आप 4 से 5 साल की अवधि के लिए इक्विटी में निवेश कीजिए। हमने ये बहुत देखा है और हम ये बहुत सुनते हैं कि 2 महीने, 6 महीने के लिए इक्विटी में लोग निवेश करने आते हैं, पैसा बनाने आते हैं, पैसा बनता है, अच्छा लगता है, और फिर जब मंदी आती है तो लोग चले जाते हैं। इक्विटी को अपना लंबे वेल्थ क्रिएशन का साथी मानकर लंबी अवधि के लिए निवेश कीजिए। फ्लेक्सी कैप, वैल्यू, ब्लू चिप, ये सभी कैटेगरी, मल्टी एसेट, ये सभी कैटेगरी अच्छे हैं, आप उससे शुरुआत कीजिए। मिड एंड स्मॉल कैप में आप निवेश कीजिए, बट एसआईपी के द्वारा, ऐसे हम सुझाव देंगे। मैं चाहती हूँ कि क्योंकि हम निवेश की बात कर रहे हैं, इक्विटी की, अर्णव सर, अगर कोई आंकड़ा हमें आप दे सकें। मेरे पास, मुझे पता नहीं कि इस तरह के कुछ आंकड़े हमारे पास स्क्रीन पे फ्लैश करने के लिए हैं या नहीं, लेकिन अगर मैं आपसे पिछले एक दशक में इक्विटी की परफॉर्मेंस ऑन एन एवरेज
पूछना चाहूँ तो किस तरह की परफॉर्मेंस आपको इक्विटी ने दी है? मान लीजिए किसी ने अगर 10 साल पहले निवेश कर ही रखा हो, भले ही आप म्यूचुअल फंड के जरिए मान लीजिए उन्होंने निवेश कर रखा हो और लगातार कर रहे हो। एसआईपी का जिक्र हुआ, चिंतन ने अपने जवाब में कहा कि आप एसआईपी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीका है किश्तों में निवेश करने का। इक्विटी के जोखिम से अगर आपको डर लगता है, एक तो जोखिम बाजार के हर लेवल में आपको निवेश करने का मौका मिलता है एसआईपी के जरिए, और दूसरी बात यह है ऐसा एसआईपी आप म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं और एसआईपी के जरिए आप शेयर भी खरीद सकते हैं, क्योंकि शेयरों में एसआईपी की जाती है, इसके बारे में थोड़ी सी जागरूकता कम है। पर उसके बावजूद भी लंबा समय किसी ने अगर होल्ड कर रखा है इक्विटी का अपना निवेश, अर्णव जी, तो ऑन एन एवरेज एक दशक का रिटर्न कितनी कमाई हो पाई होगी उनकी, बताइएगा। देखिए, अगर आप जब भी कोई भी रिटर्न्स के बारे में सोचे तो आपको उस समय का के सर्कमस्टेंसेस के बारे में ध्यान रखना चाहिए। अब हम क्या है कि एक बड़े बुल रन में है, तो आपको जो रिटर्न्स दिखाई देंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो सभी उसमें थोड़ा बूस्ट आया हुआ है, क्योंकि ये बुल रन है और आज हम अब फिर एक बार नए मार्केट हाइज की तरफ है। तो अगर आप रफली एस्टिमेट देखें तो ओवर अ 10 ईयर पीरियड जो कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न है अलग अलग कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स के, वो 17 से 23% के बीच में है। यानी कि लार्ज कैप्स में आपको थोड़ा उसमें कम रिटर्न देगा, लेकिन दिखाएगा, लेकिन मिड और स्मॉल स्मॉल कैप्स में थोड़ा ज्यादा। तो एवरेज कंपाउंडेड रिटर्न 17 से 23% है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये फिगर सिर्फ हिस्टोरिकल फिगर की तरह देखना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आज हम क्योंकि बुल रन में है, ये थोड़े बूस्ट हुए है। जैसे ही ये साइकिल टर्न होगा और हम एक थोड़ा लेस रिटर्न के फेज में आएंगे, तो ऑटोमेटिकली ये थोड़े एवरेज आउट हो जाएंगे। तो उस हिसाब से कोई भी निवेशक है, तो इसीलिए हम बार बार दोहराते हैं कि आप नॉट ओनली सिर्फ इमीडिएट पास्ट रिटर्न को मत देखिए, लेकिन उसके आधार पे आप फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मत बढ़ाइए। इक्विटी जो है आपके पोर्टफोलियो में, वो आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न देगा, और अगर आप 12-13% का एक्सपेक्टेशन आगे जाके हुए रखे, तो वो थोड़ा रीजनेबल है। लेकिन सिर्फ क्योंकि पिछले 10 साल में इतना रिटर्न आया है तो आगे आएगा, ये आप सोच के मत निवेश कीजिए। आप इक्विटी में इसलिए निवेश कीजिए क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो के लिए जरूरी है, और उतनी मात्रा में ही कीजिए जिस प्रकार का रिस्क आप ले सकते हो और जितना आपको चाहिए। चलिए, एक आखिरी सवाल मैं लूँगी और उसके बाद मेरे ख्याल से चर्चा को समेटने का भी समय आ जाएगा। लेकिन चिंतन, सीनियर सिटीजन्स में मेरे ख्याल से इक्विटी को लेकर अभी भी थोड़ा सा जोखिम को लेकर सवाल रहता है। हालांकि ऐसे भी वरिष्ठ नागरिक हमने देखे हैं जो कम से कम शो पे सवाल पूछते हैं, जिनके पास समझ होती है इक्विटी के जोखिम को लेकर, अगर वो रिटायरमेंट के बाद भी उसमें निवेश करना चाहते हैं या उस निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं। स्पेसिफिकली मैं चाहती हूँ कि आप वरिष्ठ नागरिकों को ये बताएं कि अगर इक्विटी एज एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट का चुनाव उन्हें करना है रिटायरमेंट के बाद, तो किस किस बिना पर उन्हें करना चाहिए? पहला तो क्योंकि आप रिटायरमेंट के बाद आपकी रिटायरमेंट की पूंजी निवेश कर रहे हो, नया पैसा शायद नहीं आने वाला होगा आफ्टर रिटायरमेंट, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद इनकम सोर्स खत्म हो जाता है, तो आपको आपके कैपिटल प्रोटेक्शन एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है। तो कैपिटल प्रोटेक्शन, इक्विटी में आप निवेश करते हो तो भी कैपिटल प्रोटेक्शन लंबी अवधि में होता है, शॉर्ट टर्म में तो नहीं होता, उसमें भी कोई गारंटी नहीं होती। पर कैपिटल प्रोटेक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फीचर या इम्पोर्टेंट होता है सीनियर सिटीजन्स के लिए जो रिटायरमेंट ले चुके हैं। और दूसरा कि आपका जो रिटर्न और रिवॉर्ड, क्योंकि आपको पैसे की जरूरत कभी भी पड़ सकती है, तो आपका जो पूरा कॉर्पस है उसका 20 से 30% हिस्सा शायद आप सेफ्टी सिक्योरिटी में रख सकते हैं। बाकी का 70% हिस्सा आप बैलेंस एडवांटेज फंड या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड जो कैटेगरी है उसमें निवेश कर सकते हैं, ये मानकर के शायद आपको 3 साल तक इस पैसे की जरूरत ना हो और आपको इक्विटी में थोड़ी रिस्क लेने की जो कोशिश आप कर सकते हो, थोड़ा रिस्क लेके उसमें रिटर्न कमाने की। पर क्योंकि सीनियर सिटीजन है, रिटायरमेंट हो चुका है, तो सेफ्टी ऑफ कैपिटल सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है जो ध्यान में रखनी चाहिए। और इसलिए 30% को कंटिजेंसीज के लिए आप साइड में रखकर
जो 70% है वो बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी में निवेश करते हैं, तो आपको एक अच्छा ओवरऑल स्टेबिलिटी, कैपिटल प्रोटेक्शन या रिस्क प्रोटेक्शन के साथ-साथ आपको इक्विटी में भी थोड़ा पार्टिसिपेशन मिल जाएगा। ऑलराइट, मेरे ख्याल से इक्विटी एज एन एसेट क्लास इतना बड़ा मुद्दा है कि शायद हम एक चर्चा में इसको समेट नहीं पाए। बहुत सारे ऐसे एंगल्स हैं और इनफैक्ट अगर आप म्यूचुअल फंड के जरिए इक्विटी में निवेश करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जिन पर बातें की जा सकती है। लेकिन बहरहाल मेरा समय फ़िलहाल समाप्त हो गया है। अर्नब जी, आपका और चिंतन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और इतने विस्तार से इक्विटी की तमाम बारीकियाँ जो है हमारे दर्शकों को समझाई। ऑलराइट, तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक में आज हमने बात की है इक्विटी की और इक्विटी में निवेश को लेकर तमाम बारीकियां प्रस्तुत की है। फिलहाल एक वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम हमारी पेशकश बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर की शुरुआत करेंगे, जहां पर आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग होगी। और इक्विटी में ही अगर आप निवेश कर रहे हैं, अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप इस शो के ज़रिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दर्शकों के साथ जुड़ेंगे।